है क्या? नहीं, अभी 5:30 बजे हैं। अच्छा है, तुम्हें टाइम देखना आता है? तुम भी सीख सकती हो। कुकू टीवी किड्स ऐप डाउनलोड करो और एवरीडे कुछ नया सीखो। इस अफसाने की शुरुआत आनंदपुर गांव से ही हुई है। मीना नाम की एक खातून अपने फर्जंद के लिए एक लड़की तलाश रही थी। मेरा अरविंद शहर में एक बहुत बड़ी कंपनी में मुलाजमत करता है। उसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। 30,000। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरविंद को शहर में कई रिश्ते आए हैं। मैंने ही इनकार कर दिया। मैंने तो कब्ल से ही सोच रखा है कि मेरे फर्जंद के लिए मुझे गांव की ही लड़की चाहिए। ऐसी लड़की जो दिखने में खूबसूरत और घर बार का अच्छे से ख्याल रखे। फिक्र मत कीजिए बहन जी, आपको तमाम खूबियों वाली बहू तलाश कर दूंगी। शुक्रिया। उसी रोज से वो गांव की खातून मीना और अरविंद को लड़कियां दिखाने लगी। ये लड़की तालीम याफ्ता है, ग्रेजुएट। मीना और अरविंद तो लड़की का घर और जायदाद ही देख रहे थे। कई रिश्ते देखने के बाद वो शंकर जी की दुख्तर सीता को देखने के लिए गए। सीता दिखने में भी खूबसूरत थी और सबसे अहम बात, शंकर जी गांव के सबसे रईस अफराद में से एक थे। मुझे तो आपकी दुख्तर पहली ही नजर में दिल में बस गई। अब आप लोगों को जो ठीक लगे तो हम अगले 1 माह में शादी करना चाहते हैं। सिर्फ 1 महीना? वो क्या है कि अरविंद बार बार कंपनी से छुट्टी नहीं ले सकता। उसने इस मर्तबा 1 माह की लंबी छुट्टी ली है। तो अगर ये शादी इस बीच मुकम्मल हो जाती तो बहुत अच्छा होता। शंकर और माधवी अपनी दुख्तर के लिए ऐसा ही रिश्ता तलाश रहे थे, इसलिए उन लोगों ने शादी के लिए रजामंदी दे दी। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। शंकर जी का खानदान अमीर था, इसलिए उन्हें पैसों की तो फिक्र नहीं थी। और उसी रोज उन लोगों ने मंगनी की रस्म अदा की और फिर शादी की तैयारियों में जुट गए। मीना और उसका बेटा अरविंद भी गांव में ही थे। वो लोग भी जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू करने लगे। शादी से 1 दिन कब्ल मीना जी शंकर जी से मुलाकात करने आई। क्या बात है समधन जी? ऐसी कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमारे खानदान की रस्म है कि दुल्हन डोली में बैठकर ही ससुराल आती है। तो मैंने कल डोली वालों को बुला लिया है। यहाँ से हमारा शहर कुछ 200 किलोमीटर फासले पर है, लेकिन मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तकरीबन 8 घंटे बहू को डोली में ही बैठना होगा। कोई बात नहीं, कब्ल भी तो दुल्हन डोली में कितने घंटों बैठा करती थी। हमारी बेटी भी बैठेगी, इसमें परेशानी क्या है? आप लोगों से यही उम्मीद थी। शुक्रिया। माधवी ने डोली वाली ये बात अपनी बेटी को बताई। तेरी सास बहुत अच्छी है। वो हमें ये समझाने आई थी कि कल तुम्हें 8 घंटे डोली में बैठना है। ठीक है अम्मी, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरा ससुराल इतना दूर जो है। हाँ। शादी का दिन आया। शंकर जी ने अपनी खुशी से 10 लाख रुपए मीना जी के हाथ में रख दिए। समधन जी, ये जहेज नहीं है, इसे हमारी तरफ से तोहफा समझिए, बच्चों की नई जिंदगी के लिए। अब आप अपनी खुशी से दे रहे हैं तो हम कहाँ इनकार कर सकते हैं। शंकर जी ने 10 लाख रुपयों के साथ साथ कई अन्य चीजें भी अपनी बेटी की शादी में दे दी। शादी मुकम्मल हुई और रुखसती का वक्त आया। सीता फूट फूट कर रो रही थी और फिर डोली वाले वहाँ हाजिर हुए। सीता बेटा, तुम डोली में बैठ जाओ, हम कार से आगे जा रहे हैं। फिक्र मत करना, डोली वाले सही सलामत तुम्हें हमारे घर ले आएंगे। जी सासू अम्मा। मीना और अरविंद कार में बैठकर रवाना हो गए और फिर सीता डोली में सवार हो गई। डोली गांव से निकल गई और सीधा शहर पहुंची और यहाँ एक बंगले के रूबरू रुक गई। आपका ससुराल आ गया। सीता हैरान थी। उसके ससुराल के बाहर उसका खैर कदम के लिए कोई हाजिर नहीं था, ना ही कोई सजावट थी। यही सही घर है ना? हाँ बाजी, हमें तो यहीं का पता दिया है। ठीक है, मैं अंदर देख कर आती हूँ। जी। सीता बंगले के दरवाजे पर गई और उसने घंटी बजाई।
एक ज़ईफ शख्स ने दरवाजा खोला। जी फरमाइए। ये अरविंद जी का घर है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरा घर है। क्या यहाँ आसपास कोई अरविंद जी रहते हैं जो मीना जी के बेटे हैं? नहीं बेटा, यहाँ कोई अरविंद नहीं रहता, ना ही कोई मीना रहती है। ये सुनकर सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक नामालूम शहर में आ गई और अब उसके शौहर और ससुराल का कोई पता ठिकाना नहीं था। वो रोने लगी। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? मैं सीता हूँ, आनंदपुर गांव की। आज ही मेरी शादी अरविंद जी से हुई थी और उनकी माँ ने डोली वालों को आपके घर का पता दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा उन्होंने क्यों किया। ज़ईफ शख्स समझ चुका था कि सीता के साथ फरेब हुआ है, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों बेचारी को तकलीफ दिया जाए। लगता है तुम्हारी सास से कोई गलती हो गई पता देने में। मेरी बात मानो तो तुम अपने गांव लौट जाओ बेटी, वो जरूर तुम्हारी तलाश में गांव आएंगे। नहीं, मैं गांव नहीं जा सकती। अगर मैं ऐसे गांव लौटी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। बेटा, इस नामालूम शहर में तुम कैसे रहोगी? मालूम नहीं। सीता रोती हुई वहाँ से जा रही थी। 1 मिनट रुको बेटा, मैं तुम्हारे वालिद की तरह हूँ। जी। तुम शहर में भटकने की बजाय यहीं मेरे घर में रहो। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तुम्हारे शौहर और ससुराल को तलाश लिया जाए। ज़ईफ शख्स सीता की मदद करना चाहता था। सीता के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस ज़ईफ शख्स की बात मान ली। अगले कुछ रोज तक सीता उस ज़ईफ शख्स के घर ही रही। ज़ईफ शख्स रईस था। उसने सीता की मदद के लिए अखबारों में इश्तिहार भी डाल दिया और खुद भी अरविंद और मीना को तलाशने की कोशिश करने लगा। ऐसा करते करते 1 माह गुजर गया। सीता समझ चुकी थी कि अब उसका शौहर उसे नहीं मिलेगा। एक रोज वो ज़ईफ शख्स के पास गई। आपने मेरा अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे शौहर कभी लौटेंगे। बेहतरी इसी में है कि मैं अपने गांव लौट जाती हूँ। आज तुमने सही सोचा है बेटी। मैं तो पहले रोज ही समझ गया था कि तुम्हारे साथ फरेब हुआ है, लेकिन तुम्हारा ये मासूम चेहरा देखकर मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता था, और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस शहर में भटको, इसलिए मैंने तुमसे हकीकत नहीं कहा। सीता रोते हुए ज़ईफ शख्स के गले लग गई। जिंदगी में हमेशा खुश रहना बेटी। और उनसे दुआएं खैर लेकर वो अपने गांव वापस लौट आई। सीता ने लौटकर अपने वालिदैन को वो सारा किस्सा बयां किया और उसका ये किस्सा सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी ही गलती है, मैंने बगैर जांचे परखे तेरी शादी करवा दी। भला हो शख्स का जिसने तुझे पनाह दिया। वाकई, वरना मालूम नहीं बेटी तेरा क्या हश्र होता। ऊपर वाले का शुक्र है तू सही सलामत लौट आई। उस ज़ईफ शख्स की नेक दिली थी कि सीता अपने घर लौट आई थी। ऐसे धोखाधड़ी कई दुल्हनों के साथ होती आई है। सीता नसीब वाली थी कि वो इस फरेब से उभर पाई।